हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे सोशल साइंस का जो है कि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। इसमें दोस्तों हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को, जिसमें दोस्तों हम लोग ऑफलाइन वाले क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके प्रैक्टिस सेट जो है आपको काफ़ी अच्छा नंबर जो है कि दिलाने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ और आपको बता दें कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जो आपको करना होता है एसएसटी के लोगों का, यानी कि सामाजिक विज्ञान वाले लोगों को, तो ये भाग 3 में होता है और 31 से 90 तक क्वेश्चंस जो है कि करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर साफ साफ ये जो है कि आपका नोट्स में लिखा रहता है, और ये भाग 3 ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान, ये दोनों चीज़ें लिखी गई हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है और आपको किस तरीके से आंसर देना है। चलिए, तो रहा आपके सामने, थोड़ा सा इसको और आपके लिए बड़ा कर दिया जाता है ताकि आपको और अच्छे से दिख सके। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर देने की प्रयास करिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पूछा है कि कौन सी एक विशेषता नहीं थी किसकी, एथेनियन लोकतंत्र की। ऑप्शन नंबर 1 है आपका कि 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। दूसरा है कि सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थीं। तीसरा है कि मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। और दिया है कि कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। तो कौन सी एक विशेषता नहीं थी इसमें से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है कि जो 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो ये जो है कि विशेषता नहीं थी एथेनियन लोकतंत्र की। याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ प्रशासकों के लिए थी। पहला है कि उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। उसके बाद दिया है कि उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। नेक्स्ट है कि वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। और चौथा है कि इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए क्या दी गई, अनुमति दी गई। तो जो समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट नीति थी, वो भी किसके लिए, केवल दक्षिणापथ शासकों के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 कि इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए क्या दी गई, अनुमति दी गई, केवल दक्षिणापथ शासकों के लिए। तो याद रखेंगे ये जो विशिष्ट नीति थी समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चंस थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ऑप्शंस जो है साथ साथ में दिख सके। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, पहला दिया हुआ है, यहाँ पर मिलान करना है, तो मिलान करिए। यहाँ पर दिया है कि पहला, कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो पहला का आपका क्या हो जाएगा, देखिए, कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो वो क्या थी, वो थी तैल चित्रकला। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए का 4। बी का क्या है कि चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। तो ये है नयनाभिराम। क्या है, नयनाभिराम है, तो बी का आपका हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद है भारत में यूरोपियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला क्या है, रूप चित्रण है, इतिहास है। तो ये आपका बन जाएगा, जो आपका सी है इसका बनेगा आपका सेकंड, रूप चित्रण। ठीक है, उसके बाद है ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला क्या हुई, तो इतिहास चित्रकला, साफ साफ पता चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ए का 4 है, बी का जो है कि आपका क्या है, फर्स्ट है, सी का सेकेंड है और डी का थर्ड है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा, जो कि इसमें दिया गया है नीचे कोट वाले क्वेश्चन से। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं और ध्यान से आपको करना है ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34।
चलिए यहाँ से अब थोड़ा सा साइज जो है कि बड़ा कर लिया जाता है ताकि आपको अच्छे से जो है क्वेश्चंस दिख सके। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? दिया है सूरत, मद्रास, कलकत्ता, नागपुर, मदुरई, दिल्ली, पुणे, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, मदुरई, दिल्ली। तो 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण की हम बात करें कि बम्बई, मद्रास और बंगाल, ये जो प्रेसिडेंटियाँ हैं, प्रेसिडेंसियों का विकास जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जिन व्यापारिक केंद्रों से हुआ था वे थे सूरत, मद्रास और कलकत्ता। तो ये तीनों जो थे, तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है आपका कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। दूसरा है कि महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास जो है कि समाहित हुआ। तो 35 का क्या है, तो यहाँ पर हम बात करें कि जो बौद्ध धर्म के इस रूप में जो महायान है कि बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई, तो ये आपका जो कथन है वो आपका गलत है। ठीक है। और दूसरा जो है बी, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास जो है समाहित हुआ, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। तो ए गलत है और बी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा तो वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए थोड़ा इसको साइज को छोटा कर लेते हैं, और भी छोटा करना पड़ेगा शायद आप 4 ऑप्शंस के लिए। चलिए सभी आंसर जो है कि आ चुके होंगे लगभग, जी आ चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को आंसर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या है कि महलवारी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में आपका दिया गया है कि जो महलवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंट उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। उसमें बात दिया है कि महलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो क्या यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, नीचे जो है कि ऑप्शंस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि केवल ए जो है दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। दूसरा है कि केवल बी जो है दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। और तीसरा है कि ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। और इसमें दिया है कि ना तो ए और ना ही बी राजस्व व्यवस्थाओं के बीच को अंतर स्पष्ट करता है। अगर हम पहला पढ़ते हैं कि महलवारी जो है बंगाल प्रेसिडेंटी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिणी भारतीय इलाकों के लिए थी। तो ये बात तो सही है, और यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में जो है अंतर भी स्पष्ट कर रहा है। और वहीं बी की बात करें तो यहाँ पर भी जो बोला गया है वो बात सही किया गया है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, और दोनों जो है कि दो अलग अलग राजस्व के लिए अंतर स्पष्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा कि ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच को अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है किस नाम से? खानका, ईदगाह, गुलफरोशा, दरगाह। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या बनेगा? तो जो सूफी संत के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? तो दरगाह के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38 है कि विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया किसके द्वारा? रामानुजन के द्वारा, बासवन्ना के द्वारा, एकनाथ द्वारा, सखुबाई द्वारा। तो विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत जो है 11वीं शताब्दी में किसके द्वारा जो है कि प्रस्तावित किया गया? तो ये आपका प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? रामानुज के द्वारा। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में 1772 में
स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए दिया है कि यह एक फौजदारी अदालत थी। देखिए ध्यान से, स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में बात करना है, और यहाँ दिया है कि यह एक फौजदारी अदालत थी, और दूसरा दिया है कि यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो क्वेश्चन नंबर 39 का क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दीवानी अदालत की बात कर रही है, और ए में जो दिया है कि यह एक फौजदारी अदालत थी, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। और दूसरा है कि यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, तो ये बात जो है कि बिल्कुल सही है। तो ए गलत है और बी सही है, तो कौन सा राइट आंसर बन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? दिया है कि गैरीसन नगर से अभिप्राय है। ऑप्शन है कि नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है, दूसरा है कि किलेबंद बसाप जहां सैनिक रहते हैं, और तीसरा है कि वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है, और चौथा है कि एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? तो देखिए जो गैरीसन नगर से अभिप्राय है, ये वो जगह होते थे कि किलेबंद बसाव जहां पर क्या होते रहते थे, तो सैनिक रहते थे। तो राइट आंसर जो बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकेंड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या आपका पूछा गया है? अभिकथन और कार्य वाले क्वेश्चन हैं, और एक से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अभिकथन में क्या कहा गया है कि जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे, तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दिया है कारण कि भारत जो है ग्रीनविच के पूर्व में, ठीक है, 82°30 पूर्व में क्या है स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहां पर क्या जो है कि सही कहा गया है? तो देखिए यहां पर क्या दिया है कि अभिकथन कि जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं, तो भारत में अपराह्न के 7:30 बजे अपराह्न का समय होगा। तो अगर आप पढ़े होंगे इस चीज़ के बारे में, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो होता है लंदन से जो समय होता है हमारा यानी कि भारत का, वो आपका 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात वही की गई है कि जब लंदन के अपराह्न के 2 बजे हैं, तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। ये बात भी सही है, और इसका कारण जो दिया गया है क्यों है, तो ये भी पॉइंट आपका सही है। यानी दोनों बातें सही हैं, और आर जो है सही व्याख्या है कि क्योंकि इसी की वजह से ऐसा होता है। तो राइट आंसर जो बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में क्या दिया गया है कि कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। बी है कि पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, और सी है कि प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। बात तो बिल्कुल सही है। वहीं पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। और प्रत्येक समय क्षेत्र जो है 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर बन जाएगा ए, बी, सी तीनों सही है, तो किसमें सही है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 में है। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में दिया है कि पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसके बारे में पढ़े हैं तो बहुत ही आसानी से इसको लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए 43 का जो राइट आंसर क्या बन जाएगा, अगर आप इसको क्रम से लगाते हैं, अगर आप पृथ्वी को लेते हैं और स्टार्ट करते हैं उसके वायुमंडल को, तो स्टार्ट होगा जो बीच से, अगर पृथ्वी से, तो सबसे पहले आता है क्षुभ मंडल, उसके बाद आता है आपका समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो ये जो चारों पांचों ऑप्शन, चार ऑप्शन हैं, ये किस तरीके से जो पांचों जो वायुमंडल है किस तरीके से लगा हुआ है। फर्स्ट में क्षोभ मंडल है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, राइट आंसर बन जाएगा। बाकी सब में किसी में नहीं दिया गया है, तो इस तरह से भी डायरेक्ट आंसर लग सकता है। अगर आपको पहला और दूसरा या इस तरीके से कुछ पता है तो भी आप लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए जो अभी की उल्का पिंड जो है किस परत में आकर के जल जाते हैं, तो किस में जल जाते हैं, ये आपकर मध्य मंडल में जल जाते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं। पृथ्वी का अक्ष अपने अक्षीय अस्त से 66.5 अंश का कोण बनाता है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, या पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। तो किन कारणों से जो है कि ऋतुएं जो है कि बनती हैं, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर बनेगा वो ये बनेगा कि पृथ्वी का जो परिक्रमण है और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना ही कारण है जिसके कारण क्या होती हैं, ऋतुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 दिया है कि प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है। प्रमुख का मतलब सबसे अधिक किसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या बनेगा, तो नाइट्रोजन आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर हम बात करें नाइट्रोजन तो कितना प्रतिशत है, तो ये आपका जो है 78% जो है आपके वायुमंडल में इसका संगठन है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 21% है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं इससे कनेक्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में आपका पूछा गया है दोस्तों कि महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये दिया है कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। वहीं बी दिया है कि लेब्राडोर एक गर्म धारा है। सी दिया है कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो देखिए अगर हम सी क्षेत्र की बात करते हैं तो ये सी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद बी दिया है कि लेब्राडोर एक गर्म धारा है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। वहीं ए दिया है कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय तथा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। ये पॉइंट आपका सही है, यानी ए और सी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है कि हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। तो हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, समुद्री गुफा, हिमोर, लोयस, तटबंध। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोर। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। यदि है कि यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। बी दिया है कि इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो दिया है कि शीतोष्ण घास स्थल, शीतोष्ण पर्णपाती वन और शंकुधारी वन या भूमध्य सागरीय वनस्पति। देखिए शंकुधारी वन, अगर हम बात करें कि वह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों से यानी 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसको शंकुधारी वन यानी इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। दिया है कि मैदानी क्षेत्र में ओक्सबो लेक यानी चाप झील चिन्हित है।
दूसरा है कि मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। तीसरा है कि डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। चौथा दिया है कि भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है, कौन सा गलत है ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है 3 वे बिल्कुल सही है और एक ही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कि तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट, पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं, या इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है, या यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है, या नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तो देखिए तैराक जो है मृत सागर में क्यों तैर सकते हैं, इसका एक ही रीजन है और वो है कि नमक मात्रा की अधिकता जो कि सागर को क्या करती है, सघन बनाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए, जिसमें हम लोग 20 ऑफलाइन वाले क्वेश्चंस किए हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके यहाँ डेली जो है शाम को मिलने वाली है ये प्रैक्टिस सेट, जिससे आपको तैयारी करने में बहुत आसानी होगी, जिससे आप बेहतर जो है अंक ला पाएंगे एग्जाम्स में। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।